सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत गद्य की कड़ी में देखेंगे अप्पू के साथ 2.5 साल। आज हम आगे की कड़ी पर चर्चा करेंगे, तो आइए हम देखते हैं आगे की कड़ी। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था। लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि वे जो पूर्व निर्धारित योजना बनाए थे कि अप्पू और दुर्गा जब भागने लगते हैं तो उनके पीछे कुत्ते भागे, और इसके लिए वह उनके मालिक से भी कह दिए थे। लेकिन शूटिंग जब करने लगे तो नज़र आया कि वह जो कुत्ता है अपनी मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था और उधर उनका जो शूटिंग करने के लिए कैमरा होता है वो भी चालू कर दिया गया था। कीमती फिल्म जाया हो रही थी, अर्थात जो कीमती फिल्म है वह बेकार चला जा रहा था और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। और जो लेखक हैं उस समय जो डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे थे उन्हें कट कट की आज्ञा देनी पड़ रही थी। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। लेखक को इस समय केवल धैर्य धारण धरने के अतिरिक्त उनके पास और कोई चारा नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था, और फिल्म में यदि कुत्ता उन दोनों के पीछे भागता है तभी उनके पालतू कुत्ते होने का जो दृश्य है वह ठीक से हो पाएगा। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार साँट मिला। अर्थात इस प्रकार चालाकी से उन्होंने कुत्ते के उस दृश्य को पूरी तरह से फिल्माने में सफल हो पाया। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। लेखक कहते हैं कि उनके पास पैसे की कमी के कारण कई समस्या आई, जिसमें एक है बारिश। बारिश का दृश्य भी चित्रित करने के लिए उनको बहुत मुश्किलें आई। बरसात के दिन तो कई बार आए और चले गए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, इस कारण से उनको शूटिंग भी बंद करनी पड़ी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। जब तक हाथ में पैसा आता तब अक्टूबर का माह चालू हो गया था। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। लेखक कहते हैं कि शरद ऋतु में जब निरभ्र आकाश होता है, अर्थात बिना बादल के आकाश होता है, उन दिनों में भी शायद बरसात होगी कह करके उन्हें आशा नहीं थी। इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में चले जाते थे, और आकाश में काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी, और जब भी आकाश में काला बादल नजर आता था लेखक को लगता था कि उस समय बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। लेखक की इच्छा भी होती थी कि वह जो बादल है भारी मात्रा में आए और बरसात करें। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही, अर्थात लेखक के अनुरूप वह दिन आ ही गया।
शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। अर्थात शीत ऋतु के समय भी बादल आसमान में छाए और धुआंधार अर्थात बहुत तेज बारिश होने लगी। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। उसमें जो दृश्य दिखाया गया था कि उसी आकाश में से दुर्गा भागती हुई आती है और एक पेड़ के नीचे जहाँ पर उसका भाई बैठा रहता है वहाँ पर आसरा लेती है अर्थात सहारा लेती है। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। भाई और बहन एक दूसरे से लग कर के बैठे थे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर मचा हे वृष्टि घरे जा। और दुर्गा कहने लगी जिस कि नेबूर पाता कर मचा हे वृष्टि घरे जा, जिसका अर्थ होता है नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब घर आओ। बरसात, ठंड, अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। लेखक कहते हैं कि बरसात के कारण, ठंड के कारण अप्पू का बदन खुला हो गया था और प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को भी आंख लगाकर जब लेखक ने देखा तो वह ठंड के लगने के कारण सिहर रहा था। 60 पूरा होने के बाद दूध में ब्राडी मिलाकर दी। लेखक कहते हैं कि जैसे ही उनकी 60 अर्थात फोटोग्राफी पूरी हुई, वह दूध में ब्राडी अर्थात एक प्रकार का गरम असर दिखाने वाला पेय पदार्थ होता है, उसे मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया और इस प्रकार से उन दोनों भाई बहन के शरीर को गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह 60 बहुत अच्छा चित्रित हुआ। लेखक कहते हैं कि जिन्हें भी उस फिल्म को देखा है वे जानते हैं कि 60 जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा किया गया है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। यदि शूटिंग करने की दृष्टि को देखें तो गोपाल गांव की तुलना में उन्हें बोडाल नामक जो गांव है वह ज़्यादा उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। लेखक कहते हैं कि उस फिल्म में फिल्माने के लिए जो जो दृश्यों की आवश्यकता थी, जैसे दुर्गा का घर, अप्पू के लिए स्कूल का दृश्य, गांव के मैदान, खेत, पुकुर अर्थात पोखर, आम के पेड़ और बांस की झुरमुट अर्थात बांस की झाड़ियाँ, ये सभी बातें उन्हें बोडाल गांव में या उनकी गांव के आसपास में ही इस प्रकार के दृश्य को फिल्माने के लिए जगह मिल गई। अब उस गांव में बिजली आ गई है। लेखक कहते हैं कि आज के दिनों में उस गांव में बिजली भी आ चुकी है। पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं, उस जमाने में वे नहीं थे। आज वहाँ पर पक्के घर द्वार एवं रास्ते इत्यादि भी बना दिए गए हैं, परंतु जिस समय वो उस जगह को फिल्माने के लिए जाते थे, उस जगह पर वह सब नहीं बने थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा। लेखक कहते हैं कि उस गांव में लेखक का कई बार जाना हुआ है। बहुत बार रहना भी पड़ा और कई बार उन्हें उस जगह पर रहना भी पड़ा है। इसलिए वहाँ के लोगों से हमारा परिचय हुआ। लेखक कहते हैं कि इसी कारण से वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों से उनका परिचय अर्थात जान पहचान बन गया है। उन लोगों में एक बहुत सज्जन थे। उन लोगों में एक व्यक्ति ऐसे थे तो जो बहुत ज़्यादा सज्जन थे। उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे और उनका नाम सुबोध था, जिन्हें लेखक सुबोध दा कह करके संबोधित करते थे। वे 60-65 साल के थे
और उनकी जो आयु थी 60 से लेकर के 65 साल तक की हो गई थी। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। लेखक का कहना है कि जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वे शारीरिक रूप से उनका जो सर था वो टकला हो गया था और वे अकेले ही अपने एक झोपड़ी में निवास करते थे। दरवाजे पर बैठ कर के ही कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे, अर्थात अपने आप से कुछ न कुछ कहते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। लेखक कहते हैं कि वे उस गांव में शूटिंग करने वाले हैं, इस बात की जानकारी जैसे ही उन्हें हुई वो क्रोधित होने लगे। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं। उन्हें देखने पर वे चिल्लाने लगते थे कि फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से, अर्थात उन्हें लाठियों से मारने के लिए वो कहते थे। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक से बीमार थे और जब पूछताछ किया गया तो यह बात स्पष्ट हुई कि वो मानसिक रूप से बीमार थे, अर्थात विकृत थे, पागलपना का उन्हें शिकार था। बाद में सुबोध दास से हमारा अच्छा परिचय हुआ और बाद में उस सुबोध दास से उनका बहुत अच्छा जान पहचान भी बन गया। वे हमें बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते। वे लेखक को बुलाते थे और सामने पर बिठा करके वायलिन से जो लोकगीत, स्थानीय गीतें हैं, उन गीतों की कुछ धुनें सुना करके बजाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, बीच बीच में हमारे कानों में वो मंद आवाज में कुछ कहते। वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। वह कहने लगते थे कि वह जो साइकिल में बैठ कर के जा रहा है वह व्यक्ति रूजवेल्ट है। रूजवेल्ट यहाँ पर कौन है? तो आइए स्पष्ट करते हैं। रूजवेल्ट 1882 से 1945 तक, जिनका पूरा नाम है फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, ये अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति हैं। 1933 से 1945 तक इन्हें FDR भी कहा जाता था और इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। तो वे उसे रूजवेल्ट कह करके पुकारते थे। पक्का पाजी उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल। वे उसके बारे में कहते थे कि वह पक्का पाजी है, अर्थात दुष्ट है। और दूसरा एक था चर्चिल, और एक नाम लेते थे जिसका नाम था चर्चिल। 1874 से 1965 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। एक था हिटलर और एक नाम लेते हैं हिटलर। हिटलर को कौन नहीं जानता। 1889 से 1945 जर्मनी के तानाशाह चांसलर, 1933 से 1945 तक, तथा नाजी पार्टी के ये लीडर थे। और एक नाम लेते हैं अब्दुल गफ्फार खान। चौथा जो नाम है वह है अब्दुल गफ्फार खान का। 1890 से 1988 ये पख्तूनों अर्थात अफगान के नेता थे और भारत तथा पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे, जिसके कारण इन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में ही गुजारना पड़ा। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सभी उनके मतानुसार पाजी थे और जितने नाम यहाँ पर लिए गए हैं उन सबको ये सुबोधा पाजी अर्थात दुष्ट कह करके पुकारते थे। उनके दुश्मन थे, ऐसा लगता था कि इनको वे दुश्मन मानते थे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।